हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3G के बारे में। आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा कि कैसे हम लोग विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़कर समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में समीकरण भी स्वयं बनाना है और हल भी स्वयं ही करना है। अब आपको किसी भी प्रकार का समीकरण नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग 4 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और यह 3G एक्सरसाइज आप लोगों के लिए 6 नंबर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि विस्तृत प्रश्न भी दिए गए हैं। वो विस्तृत प्रश्न 14 नंबर से लेकर 23 नंबर तक है। तो यह पूरी एक्सरसाइज 100% मैं दावा करता हूँ कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो फिर उसके नीचे लिखा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है और 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो केवल इसमें क्या करना है कि हमें समीकरण द्वारा व्यक्त करना है, लेकिन हम समीकरण में भी व्यक्त करेंगे और पिता और पुत्र की आयु का भी पता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो पिता और पुत्र की आयु को पूछेगा। उस समय आप आगे क्या करेंगे वो भी हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिता और पुत्र में कौन छोटा कौन बड़ा होता है ये सब आप लोग जानते हैं, तो हम लोग हमेशा उसको मानेंगे जो छोटा होगा। अब बात आएगी कि जब नाम दिए होंगे कि श्याम राम ऐसे दिया होगा, राम रहीम, तो उसमें आप क्या करेंगे? पिता को राम को मानेंगे या रहीम को मानेंगे? ऐसे केसेस भी आपके सामने आने वाले हैं और उनका भी हम डट कर सामना करेंगे। सबसे पहले ये पिता और पुत्र को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो हम लोग लिखेंगे माना पुत्र की आयु। क्या लिखेंगे? माना पुत्र की आयु। आप क्या मानेंगे कि पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? x वर्ष। अब बताइए आप, अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? उसने कहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। याद रखिएगा, ये वर्ड लिखा है गुनी। यदि गुनी है तो इसका मतलब आपको गुणा करना है। यदि अधिक कह रहा है तो आपको जोड़ना है। यदि कम कह रहा है तो आप सब लोग जानते हैं कि घटाना है ना। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई? x वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आगे 4 लगा देंगे और x लिख देंगे, यानी कि 4 का x के साथ गुणा हो गया तो 4x वर्ष। अब आगे देखिए, लिखा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी अभी कंडीशन दे दी है। वो कंडीशन क्या है कि 7 वर्ष बाद। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद। अभी आप बताइए, यदि अभी आज आप पढ़ रहे हैं और आपकी एज 15 साल है, तो आने वाले 7 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 22 साल के, है ना। अपनी एज में आप 7 को जोड़ लेंगे। लेकिन हम कहें नहीं, आपकी जो आयु है वो x वर्ष है, तो आज से 7 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे? आप x में 7 जोड़ेंगे ही ना। तो हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। क्या लिखेंगे? 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अभी पुत्र कितने का है? x का, उसमें 7 और जोड़ देंगे। उम्मीद है ये समझ में जरूर आया होगा। फिर आगे देखिए, फिर क्या लिखेंगे? पिता की आयु। तो पिता इस समय कितना है? 4x, और 7 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा? 4x प्लस 7। यदि यहां पर होता 7 वर्ष पहले तो क्या करते? इसमें हम लोग घटा देते। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए, अब उसने कहा है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक तरफ लिखेंगे पिता की आयु और एक तरफ लिखेंगे पुत्र की आयु। अब आप बताइए, एक तरफ पिता की आयु एक तरफ पुत्र की आयु। अभी आपने एक तराजू ले लिया है, इधर पिता है इधर
पुत्र है। कौन कम आयु वाला है? पुत्र। तो गुणा किसमें करेंगे? पुत्र में, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना, तभी तो बराबर हो पाएगा। इसलिए गुणा किसमें करेंगे? 2.5 में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पर जरूर ध्यान देना आप। तो पिता की आयु अभी कितनी है? 4x + 7। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 4x + 7 एक तरफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2.5 और फिर लिखेंगे x + 7 ना, क्योंकि पुत्र की आयु कितनी है? x + 7। तो लिखेंगे x + 7। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 4x + 7। यहाँ से आप क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, लेकिन हम क्या बोल चुके हैं आपसे कि हम पिता और पुत्र की आयु को भी बताएंगे। तो ये कितना लिखा है? 2.5। x के साथ गुणा होगा तो x होगा, और 2.5 का 7 से गुणा करेंगे। तो जब आप 2.5 का 7 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 17.5। आई थिंक यही आएगा, क्योंकि 25 को जब आप 6 से गुणा करते हैं तो 150 आता है, और 25 को जब 7 से करते हैं तो 175 आता है। इतना ही उत्तर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो 4x, और जब इधर लेके आएंगे तो 2.5x माइनस का हो जाएगा, और ये 7 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17.5 - 7। इसमें से आप 17 से घटा देंगे। देखिए कैसे घटाया जाता है, आप लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ऐसे घटाया जाएगा 7.0। जब इसको ऐसे घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 10.5, और इधर इसको आप घटा देंगे तो 1.5x। ये 1.5 अपॉन में जाएगा तो 10.5 बटे 1.5 है ना। पॉइंट के बाद एक संख्या है, इधर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, दोनों तरफ एक एक बार लिखा है, तो इसको हटा दिया जाएगा ऊपर नीचे दोनों। बचेगा 105/15। तो 15 एकम 15, और फिर 15 सत्ते 105। तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो अभी अब आपको जो है ध्यान से देखना है, आपने पुत्र की आयु को क्या माना था? जो आपने माना है वही लिखेंगे। पुत्र की आयु कितनी मानी थी? x। तो x का मान कितना आया है? 7 वर्ष। समझ में आ गया होगा। उसके बाद पिता की आयु, पिता की आयु आपने कितनी मानी थी? 4x। तो 4 × x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो 4 सत्ते 28 वर्ष। ये हो गया है ना। ये हो गया पिता की आयु, और ये हो गई पुत्र की आयु। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। आंसर आपका यहीं तक दिया होगा, लेकिन जब आप इसको पूरा करना सीखेंगे तभी आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अब इस पहले क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो अब ये हम लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। क्या लिखा है? प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। युगपद समीकरण बनाइए। कोई बात नहीं, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, आपको ये नहीं पता है कि भिन्न क्या होती है, तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न में अंश व हर होता है, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये अंश होता है, ये हर होता है, यानी अंश और हर को मिलाकर क्या बनेगी? भिन्न बनेगी। तो सबसे पहले लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। तो कोई बात नहीं, आप पहले सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न का अंश। भिन्न का अंश आप मान लेंगे x तथा हर y है। क्या मान लेंगे? अंश x है और हर कितना है? वो y है। तो अब भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न तो हो जाएगी अंश बटे हर। तो अंश बटे आप हर लिख देंगे। अंश की वैल्यू कितनी है? x। हर की वैल्यू कितनी है? y। इस तरीके से भिन्न हो गई हमारी x बटे y। अब आपको कुछ भी करके x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, और यहाँ पे रख देना है। अब उसके बाद आप देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपकी भिन्न क्या है? x बटे y। अब ध्यान से पढ़िए, लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। तो 1 भैया ऊपर जोड़ दो और 1 भैया नीचे जोड़ दो, है ना। तो भिन्न का जो मान है वो कितना हो जाता है? 5/6। यानी x ऊपर था y नीचे था, दोनों को 1-1 रुपया दे दिया गया है, तो इनके पास रुपए हो गए 5/6। कुछ समझ में आया ना।
अब इसको रैखिक समीकरण बना लीजिए। 6 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6x। 6 को 1 के साथ भी तो करेंगे तो कितना होगा 6। 5 को y के साथ करेंगे 5y, और 5 को जब 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा 5। इतना समझ में आया। उसके बाद 6x लिखा, 5y को इधर लाए तो 5y हो गया। 6 को चाहे उधर ले जाइए या फिर 5 को इधर ले आइए, तो उधर ही ले जाना ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो 5 माइनस 6 हो गया, 6 उधर गया तो माइनस हो गया। फिर हो गया 6x माइनस 5y बराबर -1। इस तरीके से आपने ये समीकरण 1 बना लिया है। अब फिर भी तो कुछ कह रहा था अंश और हर दोनों में घटा दिया जाए, यानी अभी जोड़ने को कह रहे थे महाराज, अब घटाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे तथा। अब क्या करना है, भिन्न हमारी कितनी है x बटे वाई। अब इस बार जोड़ना नहीं है, दोनों से 1-1 रुपया ले लेना है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। तो हम कितना लिखेंगे 4/5। अब इसको इसके साथ गुणा तो कितना हो जाएगा 5x, यही तो होगा 5x। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5x। उसके बाद 5 का जब 1 से होगा तो -5। उसके बाद 4 का जब y के साथ होगा तो 4y, और जब 4 का 1 के साथ होगा तो 4। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5x। भैया यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वरना हम तो फिर समस्या हो जाएगी। आप लोग सब समझदार हैं, है ना। 4y को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। उसके बाद -4 उधर लिखा है, 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। अब ये हो गया 5x माइनस 4y, और 5 में भैया 1 चला गया, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो चला गया तो कितना बचा 1 बचा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब आपको ये समीकरण नंबर 2 मिला और ये 1 मिला। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ लिखा है 5x, यहाँ लिखा है 6। इस वाले समीकरण को 6 से गुणा करो और इस वाले को समीकरण को 5 से गुणा करो। क्या करना है, 1 को 5 से, 2 को 6 से। अगर आपने विलोपन विधि नहीं पढ़ी है तो फिर या पीछे वाली क्लास में जाके पढ़ ले, है ना। तो क्या करें, समीकरण 1 को कितने से गुणा किया जाए, 6 लिखा है तो 5 से किया जाए, 5 से। तथा समीकरण 2 को इसको किससे किया जाए 6 से। क्यों कर रहे हैं ये सब, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि x के गुणांक क्या हो जाए बराबर। तो अब इस वाले समीकरण को 5 से करना है, तो 5 छक्का 30, कितना हो गया 30x। लो भैया तुम्हें बचे थे, हमको लग रहा है आने को, है ना 30x। फिर 6 से इसको गुणा कर रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं कि 6 से, 5 से, तो 5 से कर रहे हैं 5 25। फिर उसके बाद 5 से कर रहे हैं तो माइनस का 5। अब इसको किससे कर रहे हैं 6 से, तो 6 पंचे 30x और 6 चौक 24y। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा 6 कम 6। अब लो गुणांक तो हो गए बराबर, 30 से 30 बराबर हो गया, लेकिन ये कटेगा नहीं, हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ कैसा है, ये हमारा लिखा है प्लस का, तो इधर भी हो जाएगा माइनस। लो ये कटा, अब 25 हो गया प्लस 24, इस माइनस का कोई लेना देना नहीं। अब 25 ये 24, तो कितना बचेगा -y। क्यों, 25 में से 24 को घटाना है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -11। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ को माइनस, खत्म हो गया। तो y का वैल्यू कितना आया 11 आया। अब क्या करेंगे, y बराबर 11 कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या था, 6x माइनस 5 और y का मान 11 बराबर -1, तो 6x हो गया। और उसके बाद 11 पचे 55, तो 1 इधर है, 11 पचे 55 -55 उधर जाके हो गया +55। तो कितना बचेगा, ये 55 में 1 चला गया 54, तो ये हो गया 6x। तो 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो 6 नीचे जाएगा, और 6 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो 54 बटे हो जाएगा 6, 6 कम 6, 6 नवैया 54, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था भिन्न। ये क्वेश्चन जानते हो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। और भिन्न आपने क्या मानी थी, x बटे वाई। x का वैल्यू कितना हो गया 9 और y का वैल्यू कितना हो गया 11। कितना आसान है ना। अब चेक कर लो भैया मेरा आंसर सही है कि नहीं। 9 लिखा, 1 ऊपर जोड़ा, 11 लिखा, 1 नीचे जोड़ा, कितने हो गए 9 1 10, 11 1 12, 2 से काट दो
5×2=6, 5/6 आ गया कि नहीं? तो यही तो कह रहा था 5/6 लाओ। तो ये सब नहीं करना है, बस यहीं तक आंसर लिख के छोड़ देना है। पीछे आंसर बुक में ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। हमने यह लाइन अपने आप से लिख दी थी कि भिन्न ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही मिलने वाला है ना। अब ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 संख्याओं का योग कितना है? 64। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो जानते हो बहुविकल्पी भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले उसने कहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 2 संख्याएं हैं और उनको जब आपस में जोड़ते हैं तो 64 मिलता है। और एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब यदि एक 4 है तो दूसरी 4×3=12 है ना। एक 8 है तो दूसरी 8×3=24 है। ऐसे है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना संख्याएं x व y है। क्या है? संख्याएं x व y है, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा था। प्रश्नानुसार उसने कहा है कि उनका जो योग है वो कितना है? 64। ये क्वेश्चन और दूसरी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हम आपको इसलिए ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो हमको पता है कि संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 64। अब संख्याओं में क्या? पहली संख्या फिर दूसरी संख्या। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। अच्छा योग करो, हड्डियां जोड़ देता है, ये तो संख्याओं का योग है। ये हो गया 64। तो x + y बराबर कितना है? 64। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा था एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या और बराबर दूसरी संख्या। एक तरफ हमको 3 गुना लगाना ही लगाना है, यानी इसको 3 से गुणा करना ही करना है। चाहे आप इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो माना पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? बताइए। पहली संख्या को आपने x माना, x लिख लिया। दूसरी संख्या को y माना तो 3y लिख दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसे समीकरण नंबर 2 माना। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। इस समय प्रतिस्थापन विधि इसमें बहुत ही सुटेबल तरीके से बैठ जाएगी। तो x का मान कितना है? 3y। अब आप यदि x का मान उठाकर इसमें रख दें तो बहुत आसानी से मान पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखें? समीकरण 2 का मान, आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है हमारा x + y बराबर 64। x का वैल्यू कितना है? 3y, और ये y बराबर कितना? 64। 3y और 1y कितने हो गए? 4y बराबर 64। तो y बराबर कितना हो गया? 64/4। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24। तो y बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखिए पहली संख्या आपने निकाल ली है 16। अब क्या करेंगे? ये y बराबर 16 आप समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी एक में रख दीजिए। तो हम 2 में रखें, बहुत आसानी से निकल आएगा। y बराबर 16 समीकरण 2 में रखने पर अब आप बताइए समीकरण नंबर 2 क्या है मेरा? x बराबर 3y। तो x बराबर 3 × 16, तो 16 यहाँ कितना हो गया? 48। तो इस तरीके से हम लोगों ने संख्या निकाल ली। अब हम लोग क्या लिखेंगे? पहली संख्या कितनी आ गई है? 48। दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी? y बराबर कितना? 16। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 16। इन दोनों को जोड़ भैया कितना आ रहा है? 64। 16×3 48, है ना। तो ऐसे जैसे 8×3 = 24 हम बोल रहे थे, वैसे ही 16×3 कितना हो गया? 48 हो गया। इस तरीके से ये 2 आंसर हमारे आ चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतनी तेज हाथ पड़ा कि मोबाइल ही उछल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? मेरा तीसरा पूरा हो गया।
अब इस तीसरे क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा हुआ है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी इस बार अंश में कुछ ना जोड़ा। तो ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, आप हमें लगाकर दिखाएंगे। तो ये हम टिक कर देते हैं और इसे आप हम लोग को दिखाएंगे लगाकर। तो चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे। अब इसी तरीके से यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, जैसे पिछला किया वैसे कीजिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, है ना। तो इसे हम सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यह प्रश्न का आधा पार्ट है। आधा पार्ट क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना भिन्न का अंश, अंश को आप क्या मानेंगे, x, व हर कितना है, y है। ये अंश हमारा x हो जाएगा, हर मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप भिन्न कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा भिन्न में 2 लोग होते हैं, ऊपर बैठा होता है अंश और नीचे होता है हर। तो अंश कितना है, x, और हर कितना है, y। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, भिन्न निकाल ली। लेकिन भैया भिन्न और अंश और हर, ये जो 3 चीजें हैं, इसमें से आपको x और y नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। भिन्न का मतलब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, 1 2 3 4 5, गिनती सबको आती है। तो x और y यहाँ पे कुछ नंबर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त जो हमको दी है। पहली शर्त हमें क्या दी है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो भैया ये हो गए अंश और ये हो गए हर, दोनों में 2 जोड़ दो, दे दो भैया 2 रुपया। उसके बाद तो मान कितना हो जाता है, 9/11। समझ में आ रहा होगा यदि आपने पिछला क्वेश्चन अभी देखा है तो। अब आप इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे। 11 का 2 के साथ गुणा करेंगे, तो पहले हम ऐसे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आए। और 9 लिखेंगे y+2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 11 का जब x के साथ करेंगे तो 11x, देखो फ्री की क्लास लेने मच्छर भी आ गए हैं। अरे 11 को 2 के साथ करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 9 को जब y के साथ करेंगे तो 9y, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अब 11x लिखेंगे, 9y को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, आप लोग बोर ना हो इसीलिए मच्छर बीच बीच में आ जाता है। 22 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 22। 18 में जब 22 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, -4। और 11x में से 9y तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा, क्योंकि उसके साथ x है और इसके साथ y है। ये मेरी पहली क्वेश्चन आ गई। अब इसी तरीके से दूसरा भी तो समीकरण है, वो भी निकालेंगे। दूसरी शर्त उसने क्या दी है, उसने कहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ भी 3 जोड़ो और यहाँ भी 3। ये क्वेश्चन 6 नंबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आ सकता है। यदि भिन्नों में से कोई क्वेश्चन चूज किया जाएगा तो यही क्वेश्चन चूज किया जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो मान कितना हो जाता है, 5/6। तो ये हो गया 5/6। अब 6 का इसके साथ, 5 का इसके साथ, तो 6 लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और y + 3 लिखेंगे। तो 6 का x के साथ करेंगे 6x, 6 त्रिक 18 और 5y, और 5 दिया 15। अब 5y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x - 5y, और ये 15 और 18 उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब 6x - 5y और 15 में 18 जब घटा देंगे आप तो उत्तर कितना आएगा, -3। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब आपको एक ये समीकरण मिला है, दूसरा ये मिला है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है 6,
यहाँ लिखा है 11। अब इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 11 से और इसको गुणा करना पड़ेगा 6 से, तभी ये बराबर हो सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 9, इसको 9 से करो और इसको कितने से करो, 5 से, तब हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम 6 से करते हैं ताकि यहाँ 66 हो जाए, और इसको 11 से करते हैं ताकि यहाँ भी 66 हो जाए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को कितने से कर दिया जाए, यहाँ पे 11 से करना पड़ेगा, 11 से गुणा करने पर। तो हम किसको जो है इसको किससे करेंगे, 11 से करने पर। देखिए इसको 6 से करेंगे तो 11 छक्का 66 x, फिर इसको 6 से ही कर रहे हैं तो 6 को 9 से करेंगे तो 6 9 54 y, और 6 से करेंगे तो 6 चौक 24। सबको ये समझ में आ गया होगा गुणा कैसे किया। अब इसको 11 से करो, 11 को 6 से करेंगे तो 11 छक्का 66 x, और 11 को जब 5 से किया तो 11 पचे 55 y, और उसके बाद इसको जब 11 से किया तो माइनस का 33 हो गया। इस तरीके से ये गुणांक क्या हो गए, बराबर। अब यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि तभी तो कैंसिल आउट होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। देखिए ये इससे कट गया, प्लस के 55 माइनस के 54, तो इधर क्या बचेगा y, 33 प्लस का और 24 काहे का लिखा हुआ है, माइनस का। तो 33 में से जब आप 24 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 9। तो y बराबर कितना आ गया, 9। अब y का मान जो है वो 9 लिखा है, इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रखना है, तो 1 में रख दिया जाए। 1 में रखने पर इससे हमें क्या पता चलेगा, x का मान। तो देखिए 1 में रखिए 11x माइनस 9, और y का मान कितना है, 9, बराबर कितना, -4। तो ये हो गया 11x, 9 9 81। ये 81 जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के 81 हो गए। 81 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 77। ये हो गया 11x। तो ये जो 11 हम लोगों के सामने लिखे हैं ये बटे में जाएंगे इसके, तो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस तरीके से आपने x बराबर कितना निकाल लिया है, 7, और y बराबर कितना निकाल लिया है, 9। अब आपको यहाँ से आंसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अब आपको लिखनी है भिन्न। तो आप क्या लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे। तो भिन्न में आपने x बटे y माना है, x का मान कितना है, 7, और इसका y का मान कितना है, 9। इस तरीके से यह क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की और 8 की और 9 10, इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अपने घर पर रहिए और साथ ही साथ देश के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। धन्यवाद।